हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश का पार्ट 11। तो आज के पार्ट 11 में हम जानने वाले हैं एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव तथा संतत आवेश वितरण के बारे में। चलिए एक एक करके इन्हें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव या डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होगा जिसके बारे में हम पिछली लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसके कारण उस क्षेत्र में कुल कितना बल तथा कुल कितना बल आघूर्ण कार्य करता है उस पे हम बात करेंगे। तो अगर हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, तथा एक वैद्युत द्विध्रुव है क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश है जिनके बीच की दूरी 2a है। तो यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है Q गुणा 2a। तो अगर हम आवेश Q के कारण, जो आवेश Q है उसके कारण अगर हम बल को बताएं तो हम जानते हैं बल बराबर होता है QE। हम जब वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था तो हमने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के रूप में देखा था कि E बराबर होता है F बटे Q। तो F बराबर हुआ QE, इसे हमने बल F1 लिखा। तो Q प्लस Q आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो लग रहा है QE, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम माइनस Q के कारण बल निकालें तो वो हम देख सकते हैं कि वो नीचे की डायरेक्शन में माइनस QE बल लगाता है जो कि प्लस Q आवेश के डायरेक्शन के विपरीत है। तो देखिए आवेश माइनस Q पर जो बल लगेगा वो लगेगा F2 बराबर माइनस QE। तो अगर हम इसको नेट बल निकालें जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में लगेगा तो हम देखेंगे क्योंकि E यानी वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो इसका जो नेट बल लगेगा वो लगेगा 0। F बराबर F1 माइनस F2 बराबर हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम बल आघूर्ण की बात करें जो कि टॉ से प्रदर्शित करते हैं तो टॉ बराबर होता है F मल्टीप्लाई D। टॉ एक सदिश राशि होती है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा इसके फॉर्मूले में लगता है, टॉ E साइन थीटा। तो F टॉ बराबर हो जाएगा F का मान हम जानते हैं कि F बराबर होता है QE और D यानी कि जो उसकी दूरी है वो हमने देखी थी 2a और साइन थीटा इसके फॉर्मूले में होता है। तो F टॉ बराबर आ जाएगा QE 2a साइन थीटा। तो हम इसको देखें तो हम देखते हैं कि Q मल्टीप्लाई 2a मतलब हुआ P। तो टॉ बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा जहाँ पे P वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने देखा कि अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पे जो नेट बल कार्य करेगा वो शून्य होगा, लेकिन उसका बलाघूर्ण होगा टॉ बराबर पी ए साइन थीटा। चलिए इसमें कुछ केस पढ़ते हैं, यानी कि अगर हमारा थीटा 90 हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो उस केस में टॉ बराबर हो जाएगा पी ई। और अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टॉ की वैल्यू हो जाती है 0। इसी तरह अगर हम बात करें कि जब हमारा क्षेत्र एक समान नहीं हो, वैद्युत क्षेत्र अगर एक समान नहीं है तो उस समय क्या होता है। हमने देखा कि हमारा जो बल था वो 0 आया था क्योंकि वहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र एक समान हो गया था। लेकिन अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता है तो उस केस में हमारा नेट बल शून्योत्तर नहीं होगा और इसका कुछ ना कुछ बल आघूर्ण भी इस पे कार्य करेगा।
तो इसका केस फर्स्ट हम देखें कि जो P है यानी वैद्युत द्विध्रुव है, अगर वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर है, यानी कि हम पहले देखें कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो E के समानांतर है। आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, जो एक वैद्युत द्विध्रुव है उस पर इस डायरेक्शन में एक बल कार्य कर रहा है तथा इसके विपरीत डायरेक्शन में एक बल कार्य कर रहा है। लेकिन जो नेट बल की डायरेक्शन है और जो क्षेत्र की डायरेक्शन है वो एकदम समानांतर है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में क्या होता है कि नेट बल आघूर्ण शून्य हो जाता है, लेकिन द्विध्रुव पर एक नेट बल लगता है। उसी तरह अगर हम ठीक है, तो ये हमने बात करी कि बल आघूर्ण तथा बल के अलग अलग केस में कैसे कैसे वो डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम इस जो हमने वैद्युत द्विध्रुव का एक समान विद्युत क्षेत्र में स्टडी करी, उसको अगर हम इस कॉन्सेप्ट में देखें, हमने ये फर्स्ट जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने वहां पर विद्युत आवेश का उदाहरण देखे थे। उसमें हमने यह भी देखा था कि शुष्क बालों में फैली गई जो कंघी होती है वो कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। तो वहां पे हमने ये देखा था इनिशियली कि ऐसा घर्षण के द्वारा होता है, क्योंकि कंघी कुछ घर्षण जब हम उसे अपने बालों पर फेरते हैं तो कंघी क्योंकि घर्षण के द्वारा कुछ आवेश अर्जित कर देती है, तो इसलिए वो क्या है कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। लेकिन हमारे हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, लेकिन ठीक है कंघी आवेशित है, लेकिन क्या कागज आवेशित नहीं है, तो फिर इस आकर्षण बल का हम स्पष्टीकरण कैसे करें, राइट? तो इसके लिए हम लेंगे, हमें देखते हैं कि जो आवेशित कंघी थी, हमने ये पहले भी स्टडी करा था कि जो आवेशित कंघी थी जो कि घर्षण के द्वारा आवेशित हुई थी, वो कागज के टुकड़ों को ध्रुवित कर देती थी। ऐसा ध्रुवण के कारण होता था, राइट? कंघी के कारण क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, तो असमान वैद्युत क्षेत्र के कारण उस द्विध्रुव पर एक नेट बल कार्यरत हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो वहां पे नेट बल शून्य होता है, लेकिन कंघी के केस में ऐसा नहीं होता है, यानी कि असमान वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके कारण एक द्विध्रुव बल जो एक द्विध्रुव पर जो है एक नेट बल कार्यरत हो जाता है और जो कागज के टुकड़े होते हैं वो कंघी की दिशा में गति करते हैं। तो इसका पूरा सार ये निकलता है कि जो कंघी है वो घर्षण द्वारा आवेशित होती है, जबकि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे वो कंघी के कागज को ध्रुवित करने के कारण कारण वो आवेशित हो जाते हैं। और कंघी क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करती है, इसलिए उस पर एक नेट बल कार्यरत होता है। वो जो नेट बल होता है वो कागज के टुकड़ों को एक दिशा में गति करने में सहायता करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आकर्षण देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुई वैद्युत द्विध्रुव की बात और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करते हैं संतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम गाउस नियम जब आगे पढ़ेंगे तथा उससे जुड़े जो उसके अनुप्रयोग हम जानेंगे, उसमें हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। संतत आवेश वितरण मतलब हुआ जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं, तब आता है संतत आवेश वितरण। क्योंकि चालक के पृष्ठ पर किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस जो स्थूल स्तर पर बहुत छोटा होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन की एक विशाल संख्या को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त है, के विषय में विचार करके उस अवयव पर आवेश डेल्टा क्यू का पृथक पृथक उल्लेखित करना अधिक उपयुक्त होता है। यानी कि हम संतत आवेश वितरण को इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि जब भी हम एक बड़े पृष्ठ के कॉन्सेप्ट में बड़े पृष्ठ के बारे में जब हम आवेश को डिफाइन करना होता है तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हम अगर उस आवेश की बात न करके मान लेते हैं उस आवेश का जो पृष्ठ है वो ऐसे है, हम उसकी बात न करके उसके एक छोटे क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस पर आवेश को
डिफाइन कर पाए, डेल्टा क्यू आवेश को डिफाइन कर पाए, तो फिर हम उस डेल्टा क्यू आवेश को अलग अलग पृष्ठों के लिए, अलग अलग क्षेत्रफल अवयव के लिए जोड़ करके उस एक पूरे पृष्ठ के लिए हम आवेश को डिफाइन करते हैं। इसलिए हमें संतत आवेश वितरण को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे कार्य को आसान बना देता है। तो संतत आवेश वितरण में सबसे पहले जो आवेश का प्रकार है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब भी हम किसी पृष्ठ के समक्ष के संबंध में आवेश को डिफाइन करेंगे तो वो होगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा साइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एस। आप यहाँ से पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। रेखीय आवेश घनत्व यानी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम उस कॉन्सेप्ट में बात करेंगे जब हमारे पास एक लंबी छड़ या एक लंबी तार के बारे में हम जिसकी कुछ लंबाई होगी उसके कॉन्सेप्ट में हम आवेश की बात करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जिसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल। इसका मात्रक भी हम यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज कूलाम प्रति मीटर। थर्ड होता है आयतनीय आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतनीय आवेश घनत्व को हम तब बात करेंगे जब हमारे पास जो पृष्ठ होगा वो एक वॉल्यूम में होगा, यानी उसका कुछ आयतन होगा। इसको हम रॉ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा वी। इसका मात्रक हुआ कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। हम आगे आने वाले जब गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे हमें निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र। हर एक कॉन्सेप्ट में कहीं पे हमारे पास जो आवेश होगा वह रेखीय आवेश घनत्व लगेगा, यानी हम जानते हैं कि जब हम उसमें क्योंकि हम गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे होंगे तो हम गाउस नियम का जो सूत्र आएगा उसके भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो वहां पे हमें आवेश की जरूरत पड़ती है। तो जो आवेश होगा वो हम एक छोटे से अवयव के कॉन्सेप्ट के संबंध में निकालेंगे। तो इसलिए जब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व होगा तो हम रेखीय आवेश घनत्व लिखेंगे। हम अगर बात करें अगर हमारे पास आयतनीय आवेश घनत्व होगा तो उस समय हम देखेंगे कि जो हमारा Q आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रो डेल्टा वी, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि रो बराबर होता है डेल्टा क्यू अपन डेल्टा वी। तो हमने क्यू को निकाल देंगे, सॉरी यहाँ पे डेल्टा आएगा क्योंकि हम इसे स्मॉल क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल क्षेत्रफल अवयव के बारे में। तो क्यू में पता है कि पी डेल्टा वी होता है और हमें वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना है तो हमें वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है, दैट इज डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर। तो क्यू की वैल्यू अगर हमें पता है क्योंकि आयतन आवेश घनत्व है तो हम इसकी वैल्यू जस्ट उसमें रख सकते हैं, राइट। और अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा फिर हमने जो ऊपर निकाला है ये वाला, वो हमने एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला है। और हमने जो क्यू निकाला है वही एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए हमने आवेश निकाला है। अगर हम इसको एक कुल विद्युत क्षेत्र निकालें, कुल क्षेत्रफल के लिए निकालें, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के निकालें, तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत जानते हैं जो कि अभी तक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा आवेश वितरण के कारण जो कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी का योग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक नियतांक या कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और हम इसका सम्मिश्रण कर देंगे तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा, राइट। इसको अभी आप जब आगे समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की बातें जिसमें हमने संतत आवेश वितरण तथा हमने पृष्ठ जो द्विध्रुव था उसका एक समान विद्युत क्षेत्र तथा असमान विद्युत क्षेत्र में स्टडी करी। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो बल हमारा निकलेगा नेट बल वो 0 तथा जो बलाघूर्ण निकलेगा वो टॉ बराबर पीई साइन थीटा था। कूलाम नियम और अध्यारोपण सिद्धांत के उपयोग द्वारा हम किसी भी आवेश वितरण के लिए, चाहे वह विविक्त हो या मतलब संतत हो,
या अंशतः विविक्त और अंशतः संततो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं, राइट। हमने कूलाम नियम और अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा हम इसको स्टडी करेंगे संतत आवेश क्षेत्र। आगे हम पढ़ेंगे गाउस नियम को। So thank you.